सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार यार जल्दी से वॉइस वीडियो कंफर्म कर दो। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज थोड़ा सा डिले हो गया बट आई होप आज हम लोग अपने बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है जिसमें कि हमने वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, स्पैन के बारे में डिस्कशन किया, वो कितने लोगों को क्लियर है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करो। वॉइस वीडियो का भी कंफर्म कर दो, क्या हाल चाल है ये भी बता दो। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या नहीं? और बहुत सारे लोगों को काफ़ी दुख भी हुआ होगा, ठीक है, कल उनकी फेवरेट टीम काफ़ी आसानी से हार गई। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैच वैच मत देखा करो यार, कोई फ़ायदा है नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों से पार्टी का वादा किया था कि भाई आप अगर 5 स्टार में बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ पार्टी, क्योंकि वो पार्टी कभी होगी ही नहीं, ठीक है। चलो परफेक्ट, शुरू करते हैं आज का सेशन बिना ज़्यादा डिले के। सभी लोग रेडी हो जाओ, कॉपी पेन लेके। चैप्टर अपना है लीनियर अलजेब्रा। टॉपिक आप लोग देख ही रहे हो, ये सारा का सारा रशियन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, बट अब काफ़ी हद तक इंडियन हो जाना चाहिए ये, ठीक है। काफ़ी कंफर्टेबल हमें होना चाहिए इन सारे टर्मिनोलॉजीज में। और लेक्चर नंबर हम लोग 17 की तरफ पहुंच चुके हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ विशाल सोनी। आई हैव क्लियर DSC एग्जामिनेशन 2 टाइम्स, 98 रैंक तो 2014 में, 25th रैंक 2015 में। बहुत सारे PSUs क्वालिफाई किए, 9+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स, और बहुत सारे बच्चे अंडर 100 रैंक लेके आ चुके हैं। फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है अकेडमी प्लस पे। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि मेरे और कौन कौन से सब्जेक्ट किस डेट को आएंगे, ठीक है। कब सिग्नल्स आएगा, कब कम्युनिकेशन आएगा, सारे डेट्स भी डिसाइड हो चुके हैं। तो आके यार एक बार में मेहनत करके टॉप रैंक लेके आ जाओ। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर में बार्क में भी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, अब वो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यार एक बार क्वालिटी एजुकेशन ऑब्टेन करो, मेहनत से पढ़ाई करो, टॉप रैंक आप सभी लोग हासिल करो। प्लस पे अगर आना है तो आप ये कोड लगा के यार एंटर कर जाओ प्लस पे। मुझे ज़रूर बताना, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग कनेक्टेड होगे, वहाँ पे बता देना, तो आपका पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू किया जाए फिर आज का डिस्कशन। आइए बाकी थोड़ा सा ऑफलाइन की मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑफलाइन आपको ऐसा दिखने वाला है। और ऑफलाइन के जो प्राइसेस अभी चल रहे हैं यार, 9 मंथ्स के लिए सिर्फ 60,000 कर दिया गया, जिसमें गेट और ESC दोनों दे सकते हो। 8 महीने के लिए 55,000 कर दिया गया, ठीक है। तो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बाकी बैचेस आज शाम से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है। सिग्नल सिस्टम आई होप सुबह स्टार्ट हो चुका होगा, तो जो लोग प्लस यूजर्स हैं वो लोग आ सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बताओ शुरू कर दिया जाए आज का डिस्कशन। रेडी एवरीवन, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, फिर शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज, बहुत मजा आएगा, क्योंकि काफी हद तक हमारी फिलॉसफी बिल्डअप हो चुकी है। चलिए अब देखिए, हम लोगों ने कुछ कुछ टर्म्स की बात की थी। मैं यहाँ पर ना पहले वो टर्म्स लिखता हूँ, आप मुझे बताना कि क्या ये सारे के सारे टर्म्स आप सभी को लोगों को क्लियर है। वेक्टर स्पेस, जल्दी जल्दी एक बार हाँ या ना में आंसर दे दो यार सभी लोग, है ना। वेक्टर स्पेस सभी को क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये तो क्लियर है। अगर मैं आपसे एक टर्म यहाँ पर यूज करके बोलूँ वेक्टर सब स्पेस, ये भी क्लियर है क्या सभी को? आप बोलोगे हाँ सर ये भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसके बाद कल हम लोगों ने बात करी थी स्पैन की, ठीक है। स्पैन वर्ड भी सभी को अच्छे से क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर स्पैन वर्ड भी अच्छे से क्लियर है। कौन कौन से वर्ड्स अभी तक क्लियर नहीं है जो हमें आज के सेशन में डिस्कस करने चाहिए? तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिस क्या होता है, ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, और इन टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स आज के हमारे डिस्कशन का मेन मुद्दा रहेंगे, बट एट द सेम टाइम जितने PYQs 10 11 12 जो PYQs हैं वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हमारा अच्छे से क्लियर है। अच्छा, एक मॉडल का क्वेश्चन और बचा हुआ था अपना, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, वो भी कर लो। एक मॉडल का क्वेश्चन बचा हुआ है वो करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं डायमेंशन को समझने के लिए। स्पैन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे कल, बट एक सवाल मेरे ख्याल से बचा रह गया था, वो आप लोग करके बताओ। यहाँ पर ना उसने आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, एस, इसके अंदर वेक्टर्स प्रेजेंट है 4 0 -2, यार कॉमन ही लगाना चाहिए वेक्टर में। अगर मैं कभी गलती से लगा भी देता हूँ तो आप समझ जाना कि यार वो गलती से लग गया, ठीक है। वेक्टर्स में कॉमा जनरली यूज नहीं करते हम लोग। 3 2 1, ओके। बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर, और वेक्टर आपको देखो ये मेंशन कर रखा है 1 2 लैम्डा +5 4,
ये दिया ठीक है, बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस, ठीक है, लीनियर स्पैन ऑफ एस, ठीक है, ऐसा कुछ पूछा गया। चलो बताओ जरा फटाफट सभी लोग सॉल्व करके इस क्वेश्चन को, ठीक है। बस आपको कीवर्ड पिक करने, जिसने कीवर्ड पिक करना सीख लिया वो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली लगा सकता है। सारे कीवर्ड्स कल मैंने बताए थे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ और साथ के साथ आप लोग चैट बॉक्स में अपनी फिलॉसफी बताओगे कि आप सोच क्या रहे हो 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है ना। हाँ भाई, सीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी है, सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको एक एस दिया है, पूछ रहा है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो वेक्टर है ना बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ एस। कल मैंने आपको इसका मतलब बताया था, बता सकते हो इसका मतलब क्या है कोई? एक बार चैट बॉक्स में टेक्स्ट में लिख के बता दो इसका मतलब क्या है, कि वो क्या कहना चाहता है कि ये वेक्टर बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ एस। यानी कि ये जो आपका वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें मैं लैम्डा की कोई भी वैल्यू लिख दूं, क्या मैं इस वेक्टर को इनके और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। शायद यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो, है ना। मतलब नहीं, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, जैसे मान लो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सपोज ये आपने एस वेक्टर लिख दिया, ठीक है, 4 0 -2, और एक वेक्टर आपने यहाँ पर लिख दिया 3 2 1, करेक्ट है। एंड सपोज इस वाले वेक्टर को मैं एक्स बोल देता हूँ जो इसने यहाँ पर मेंशन किया है, 1 2 λ + 5 4, ठीक है, ऐसा मेंशन किया है। तो यहाँ पर मुझे क्या बोलना चाहिए, एक्स स्पैन्स एस या एस स्पैन्स एक्स, ऐसा करके मुझे स्टेटमेंट बताओ, वो स्टेटमेंट क्या बोलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। हाँ बताओ, एक्टिव में बता दो, पैसिव में बता दो, कुछ भी बताओ, बट एक आपको स्टेटमेंट तो बताना पड़ेगा ना भाई कि एस और एक्स में क्या रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है एज ऑफ नाउ। देखिए साफ साफ वो बोल रहा है ना, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ एस। तो ये स्टेटमेंट है, वो भी अलग अलग। कल यार सारा लिखवाया केस 3 केस 4 में, ऐसा मत करो यार। हाँ, x is spanned by s, s is spanned by x। चलो मैं बता देता हूँ, सुन लो, सुन लो, ये देखो, कल आप लोगों ने केस 3 केस 4 में इसको डिस्कस किया था, फिर से देख लो जो जो लोग भूल गए। देखिए यहाँ पर एक सेट दे रखा है, पूछ रहा है लैम्डा की कौन सी ऐसी वैल्यू चूज करें जिसको चूज करने पे ये जो वेक्टर है ना बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ एस। यानी कि एस को अगर मैं लीनियरली कंबाइन करूं तो मुझे एक्स मिल जाना चाहिए। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि आपका जो एक्स है इज स्पैन्ड बाई एस। सिंपल सा कल लॉजिक आप लोगों को मैंने बताया था यार, है ना, सिंपल सा लॉजिक मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये बोल रहा है कि ये जो आपका ये जो वेक्टर है ना ये बिलोंग करना चाहिए टू द लीनियर स्पैन ऑफ एस। यानी एस का जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मुझे ये वेक्टर मिल जाना चाहिए। यानी एक्स इज स्पैन्ड बाय एस, है ना। एक्स के एक एक वेक्टर को उठा के आप क्या कर रहे हो, एस के थ्रू स्पैन करने की कोशिश कर रहे हो। आई होप ये स्टेटमेंट एज ऑफ नाउ सबको अच्छे से क्लियर है। तो इसमें क्या हमें नजरिया लगाना चाहिए बताइए। स्पैनिंग का कल मैंने आपको प्रोसेस अच्छे से समझा दिया था। अगर आप ऐसा बोल रहे हो एक्स इज स्पैन्ड स्पैन्ड बाई एस, तो क्या होना चाहिए, यहां से आप एक ए वाला वेक्टर बना ले रहे होगे। आई होप सभी लोग बना रहे हो ए वाला वेक्टर। उसमें क्या क्या डाल दिया होगा आपने, 4 0 -2 3 2 1 एंड 1 2 λ + 5 4, है ना। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पर स्पैनिंग हो रही, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर मैं इस वेक्टर को लिखना चाहता हूँ तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख पा रहा हूँ। यानी कि ये वाला जो आपका वेक्टर है ये लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यानी कि इसकी जो रैंक आनी चाहिए वो कभी भी 3 तो नहीं आ सकती, रैंक हमेशा 3 से कम आनी चाहिए। विच मीन्स आप ये बोलना चाहते हो कि इसका डिटरमिनेंट 0 कर लो। अब आप इसका डिटरमिनेंट 0 करो, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, मेरे ख्याल से -0.7 लैम्डा यहाँ से आ रहा होगा। वंस यू विल बी मेकिंग दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। वेरीफाई करिए सभी लोग, आ रहा सभी का -7 0.7।
ठीक है, तो एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो डायरेक्ट होता है कि x इज स्पैंड बाई वी, वी स्पैंड बाई x, वो तो हमने कल कर लिया था। एक ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स भी एग्जाम में यूज होते हैं, लॉजिक वही है जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, परफेक्ट। चलो आगे बढ़े, चलिए अगला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने की तरफ आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं। मैं चाहूंगा कि अगले 5 से 10 मिनट सिर्फ मेरी बात को ध्यान से अगर आप सुनेंगे ना, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा या फिर ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि बेसिस का मतलब क्या होता है ना। बेसिस का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी लोगों ने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर दो सेट ऑफ वेक्टर्स ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक सेट ऑफ वेक्टर लिया है, आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलो हाँ या ना, दिख रहा है सभी को? परफेक्ट। यहाँ से देखो मैंने क्या ले लिया है, एक वेक्टर ले लिया जहाँ पर आपको ये सारे के सारे एक वेक्टर दिख रहे होंगे। ठीक है, दिख रहे हैं सभी को ये सारे के सारे वेक्टर्स? आई थिंक ये सारे के सारे वेक्टर्स आप सभी को दिखने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ए है, क्या उसको आप सेट ऑफ वेक्टर्स बोल सकते हो? आप बोलोगे हाँ, यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, सॉरी ए में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, दिस इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि एस भी क्या सेट ऑफ वेक्टर्स है? आप बोलोगे हाँ, एस भी सेट ऑफ वेक्टर्स है, आई कैप, जे कैप, के कैप इसमें प्रेजेंट है ना। अब एक चीज बस आप सोचने की कोशिश करिए, अगर आपके पास आई कैप, जे कैप, के कैप प्रेजेंट है, यानी कि अगर आपके पास ये सेट प्रेजेंट है विच इज हैविंग ओनली 3 वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप, तो क्या आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से दुनिया का कोई भी 3 डायमेंशनल वेक्टर लिख सकते हैं? जस्ट आप आई कैप में कोई वेट लगाइए, जे कैप में वेट लगाइए, के कैप में वेट लगाइए और इनको आपस में सम कर दीजिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे पास एक वेक्टर एस था जिसमें 3 वेक्टर्स प्रेजेंट थे, उसके बाद हमारे पास एक वेक्टर ए था जिसमें काफी सारे वेक्टर्स प्रेजेंट थे। दोनों ही हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, बट हमने पाया कि हमारा जो एस वाला वेक्टर था वो एक ऐसा वेक्टर था जिसमें कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेट असाइन करके ऐड कर दें तो हम दुनिया के किसी भी 3 डायमेंशनल वेक्टर को लिख सकते हैं। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? है ना। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा सेट ऑफ वेक्टर होता है जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन करें और आप दुनिया का कोई भी 3 डायमेंशनल वेक्टर जनरेट कर पाएं, तो ऐसा बोल सकते हो आप कि ये जो वेक्टर एस है इट इज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ वेक्टर ए। समझ आई बात? तो जब ऐसा बोला जा रहा है कि S इज फॉर्मिंग बेसिस ऑफ A, इसका मतलब है कि A में कोई भी वेक्टर आप मुझे दीजिए, मैं S के लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से उसको जनरेट कर सकता हूं। थोड़ा सा इस बात को दिमाग में बिठाइए, ये आपको काफी अच्छी एनालॉजी दे देगा, तो फिर आप इसको वेक्टर्स में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, मैट्रिसेस मतलब कॉलम वेक्टर्स में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो इसमें आपको क्लैरिटी ना, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि भाई वेक्टर एस इज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ वेक्टर ए, तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर एस में भी कुछ वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, वेक्टर ए में भी कुछ वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, बट वेक्टर ए के सारे वेक्टर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एस की लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से जनरेट कर सकता हूँ। बस इतनी सी बात आपको समझनी। तो बेसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर बेसिकली आपके पास ये जो एस है ये सबसे प्योर, सबसे छोटा और सबसे यूनिक सेट आपके पास प्रेजेंट है जिसकी मदद से आप हमेशा ए के सारे वेक्टर्स को जनरेट कर सकते हो। करेक्ट है? समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब जरा एक चीज और समझिए आप सभी लोग। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास आई कैप है तो आई कैप में आप कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके जे कैप जनरेट कर सकते हो क्या? बताना जरा, सभी लोग बताना। आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, आई में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके हम जे कैप कैसे मल्टीप्लाई जनरेट कर लेंगे? क्या आप जे कैप में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके के कैप जनरेट कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं। क्या आप के कैप में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके आई कैप जनरेट कर सकते हो? नहीं। यानी कि अगर मैं ये जो आपका बेसिस वेक्टर है इसको मैं बेसिस वेक्टर बोल सकता हूँ ना, ये बेसिस बना रहा है दुनिया के किसी भी 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए, उसका बेसिस रेडी कर रहा है। तो ये बेसिस वेक्टर की पहली जो प्रॉपर्टी मैं नोटिस कर पा रहा हूँ वो ये कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, ऑल दीज 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। बोलो हाँ या ना, है ना। ये आपस में हमेशा कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। करेक्ट। चलो अब एक दूसरी चीज नोटिस करो, मान लो कि अगर मैं इसमें से कोई भी 2 डिसिमिलर का इनर प्रोडक्ट लेता हूं, वेक्टर में इनर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट के क्या क्या मतलब होते हैं मैं आपको एक बार ऐसी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए, इनर प्रोडक्ट, अगर आपसे कोई पूछता है कि इनर प्रोडक्ट डिफाइन करिए, तो इनर प्रोडक्ट आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। आपको पूछना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन करना चाहते हैं। मान लो वो बोलता है कि वेक्टर के रिस्पेक्ट में बताइए इनर प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप बता देना डॉट प्रोडक्ट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा याद रखना इसको, हालांकि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इसको पढ़ोगे भी, ठीक है।
डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप लोग इसको पढ़ेंगे भी। तो इनर प्रोडक्ट की अगर जैसे हम बात करें ना, तो ये अलग अलग होता है। वेक्टर के केस में, वेक्टर के केस में ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ए डॉट बी। मैट्रिक्स के केस में ये क्या होता है? मैट्रिक्स के केस में होता है ए ट्रांसपोज बी, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो। एंड रैंडम वेरिएबल के केस में क्या होता है? रैंडम वेरिएबल के केस में होता है कि दोनों रैंडम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करो और उसका एक्सपेक्टेशन लगा दो, ठीक है। सिग्नल्स के केस में क्या होता है? सिग्नल्स के केस में होता है कि आप दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करो और उसको इंटीग्रेट कर दो। तो ये आप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे वेक्टर्स के केस में अगर a डॉट बी जीरो हो गया तो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। मैट्रिक्स के केस में a ट्रांसपोज b इक्वल टू जीरो हो गया तो a और b ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। रैंडम वेरिएबल्स के केस में अगर ये जीरो हो गया तो रैंडम वेरिएबल x और y ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। सिग्नल्स के केस में अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये सिग्नल आपस में ऑर्थोगोनल सेट ऑफ सिग्नल्स बनाएंगे। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट एक जनरल टर्म है जो यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, कि आप बात कहाँ पे कर रहे हो, किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो इनर प्रोडक्ट कोई जनरल कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं, ये जनरल टर्म है जो कि आपका वेरी करता रहता है, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखना, इसलिए बता दिया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या डिसिमिलर का इनर प्रोडक्ट विच मींस डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो मिल रहा है, आप बोलोगे हाँ। और सिमिलर का इनर प्रोडक्ट, डिसिमिलर का मतलब क्या हो गया? आई कैप डॉट जे कैप, या फिर जे कैप डॉट के कैप, या फिर के कैप डॉट आई कैप, है ना, ये तो सबको पता है ये जीरो होता है। या अगर हमसे कोई पूछता आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, तो ये भी हमेशा वन मिलता है विच इज ऑब्वियसली नॉन जीरो। तो मैं ऐसा बोल सकता था कि ये जो सेट है दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बोलिए जरा सभी लोग। ठीक है, तो अब देखो अपने दिमाग में क्या अभी तक के डिस्कशन से एक कंक्लूजन आना चाहिए। अपने दिमाग में ये कंक्लूजन आना चाहिए अभी तक के डिस्कशन से कि अगर हम कोई भी बेसिस वेक्टर बनाना चाहते हैं थ्री डायमेंशन का, तो आई कैप जे कैप के कैप सक्सेसफुली थ्री डायमेंशन स्पेस का बेसिस वेक्टर बना रहा है। थ्री डायमेंशनल स्पेस का बेसिस वेक्टर बनाने का मतलब है सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप की मदद से आप दुनिया का कोई भी तीन डायमेंशनल वेक्टर लिख सकते हैं। थ्री आई कैप टू जे कैप माइनस फोर के कैप, बस उसमें वेट लगाइए, उसको जोड़ दीजिए, आपको अपना वेक्टर मिल जाएगा। तो बेसिस वेक्टर का मतलब हो गया कि आपके पास क्या होना चाहिए? एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स होना चाहिए जिसकी मदद से आप कोई भी थ्री डायमेंशनल वेक्टर को जनरेट कर पाओ। सही बात है। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा अगर ये बेसिस वेक्टर है तो इसकी क्या खासियत है। हमने पाया कि जो बेसिस वेक्टर्स है उसमें जितने भी वेक्टर्स हैं, पहली चीज तो वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरी चीज हमने नोटिस करी कि वो एक्चुअली में सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बना रहे हैं। आप इनको ऑर्थोनॉर्मल भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। विकास यादव जी बोल रहे हैं सर अगर हम इसमें ऑर्थोनॉर्मल बोल दें तो कोई कमी रह जाएगी, बिल्कुल नहीं, आप इसको ऑर्थोनॉर्मल भी बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्या आपको वेक्टर के परस्पेक्टिव से समझ आई? तो मैं इसको फिर मैट्रिसेस में ट्रांसफर करता हूँ। एक बार हाँ या ना में जवाब दो सभी लोग। डन है, चलो परफेक्ट। अब आ जाओ, आपको ये सेम चीज मैं वेक्टर के पर्सपेक्टिव में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है ये एक वेक्टर स्पेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एक वेक्टर स्पेस है। अब वो बोल रहा है कि अगर मान लो कल को जो आपका वेक्टर बी है, इफ बी इज बेसिस वेक्टर स्पेस ऑफ वी, है ना, ये जो बी है इट इज द बेसिस वेक्टर स्पेस ऑफ वी, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? आप बोलोगे सर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं वी का कोई भी एक वेक्टर निकालूं और उसको इनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट कर सकूं, इस v2 को बाहर निकालूं और उसको इसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट कर सकूं, vn का एक वेक्टर बाहर निकालूं और इसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट करूं। क्या ऐसा कुछ कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं? भाई बोल रहा है कि B इज बेसिस वेक्टर स्पेस ऑफ V। इसका मतलब क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया अगर ये बेसिस वेक्टर है तो इनको लीनियरली कंबाइन करके मैं V1 V2 Vn कुछ भी जनरेट कर सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। तो क्या सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पर फोकस करनी चाहिए, सबसे पहली चीज मुझे ये बोलनी चाहिए, देखिए दैट शुड बी
शुड बी सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। वहां पर भी यही बात थी, है ना, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त इसने ये लगा दी। एंड ऑब्वियसली सेकेंड कंडीशन इज V is spanned by B। ठीक है, V is spanned by B। तो कभी भी अगर आपको बेसिस के क्वेश्चन पूछे जाएं तो बस ये दो कंडीशन वेरीफाई करनी है। आप बोलोगे सर इसमें ऑर्थोगोनैलिटी वेरीफाई नहीं करेंगे क्या? जी नहीं, यहां पर ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन नहीं होती जो आप मैट्रिक्स की बात करते हैं, है ना। कोई भी वेक्टर बी अगर बेसिस वेक्टर है या बेसिस वेक्टर कहलाना चाहता है अपने आप को किसी भी वेक्टर स्पेस का, बी अगर कहलाना चाहता है कि भाई मैं बेसिस वेक्टर हूँ वी का, तो सबसे पहली चीज बी में जो सारे के सारे वेक्टर्स होने चाहिए वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट बनाना चाहिए, और सेकेंडली ये अपने पेरेंट वेक्टर को, अपने मेन वेक्टर को स्पैन भी करने चाहिए। तो आपको दोनों चीजें पता है। अगर आपको ये चेक करना होता है, आपको पता है इन सारे वेक्टर्स को उठा के आप डालोगे मैट्रिक्स में, रैंक निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं नहीं। और स्पैनिंग का कंसेप्ट कल ही मैंने आपको समझाया था, उसमें आप ये जो वी वाला वेक्टर होगा इसका जनरल फॉर्म डालोगे, ये सारे वेक्टर बी को डालोगे और रैंक के बेसिस पे जजमेंट दे दोगे। सही बात है। कुछ क्वेश्चंस कर जाए तो थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बताओ ये समझ में आ गया सभी को बेसिस वेक्टर में? अब तो कभी नहीं भूलोगे वेक्टर्स, मैंने इसको रिलेट करवा दिया फिजिक्स से। बस एक छोटा सा फर्क मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप यूनिट वेक्टर्स की बात करते हो आई कैप जे कैप के कैप, तो उसमें एडिशनल एक प्रॉपर्टी ये होती है, एडिशनल एक प्रॉपर्टी ये होती है कि आपका वहाँ पर म्यूचुअल ऑर्थोगोनल भी होता है ना। बेसिस और स्पैनिंग में फ़र्क ये है जो पहली लाइन लिखी हुई है, समझ गए? पहली लाइन ये लिखी हुई है कि यहाँ पर ये सारे के सारे सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए। अगर मान लो आपसे मैं ये बोलता हूँ सिर्फ और सिर्फ कि V इज स्पैन्ड बाई B, तो V इज स्पैन्ड बाई B में इस B पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि दिस शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। कल भी आपने क्वेश्चंस किए थे जहां पर दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं थे, बावजूद उसको V डॉट आर स्क्वायर को स्पैन कर रहे थे। आप जाके देखिए, कल हम लोगों ने क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है ना। सेकंड क्वेश्चन जो किया था जहां पर x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 0 टाइप का कुछ किया था ना हम लोगों ने, तो वहां पर आप जाके देखिए दोनों वेक्टर्स जो थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं थे, रैंक उसकी 1 आ रही थी, बट उसके बावजूद वो v डॉट आर स्क्वायर को स्पैन कर रहे थे। यहाँ पर उसने क्या बस एडिशनली ऐड कर दिया, उसने बोला कि अगर आप इसको बेसिस वेक्टर बोलना चाहते हो तो पहली और सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि इसमें जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और उसके साथ साथ वो आपके जो भी पेरेंट वेक्टर है, जो भी आपका पेरेंट वी दे रखा है उसको स्पैन भी करने चाहिए। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था गौरव कुमार यादव जी का। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के जिनके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा उनको यहाँ से ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि इसको हमने बेसिस का नाम क्यों दिया। क्लियर है बात? आइए एक दो क्वेश्चंस करते हैं, सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं। देखो इसमें आपको ये दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा बोल सकते हो दैट दिस इज द बेसिस वेक्टर स्पेस फॉर वेक्टर स्पेस वी डॉट आर क्यू। तो सिंपल सा 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि ये बेसिस है या नहीं है तो 2 स्टेप्स में इसकी टेस्टिंग कर लो। स्टेप 1 में हम लोग टेस्टिंग करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंसी की। ठीक है, आइए जरा स्टेप 1 में हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंसी की टेस्टिंग कर लिया करो। लीनियर इंडिपेंडेंसी, ठीक है, टेस्टिंग, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। चलो बताओ, यहाँ से मैं इस वेक्टर बी को जनरेट करता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्या हो गया B1, ये आपका क्या हो गया B2, ये आपका क्या हो गया B3। अगर आपको ये पता करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं तो क्या आप सिंपली इसकी रैंक पे रिलाई करोगे? आप बोलोगे हाँ सर, रैंक इसकी आ रही है 3, मतलब कि आप बोल सकते थे कि ये जो सेट आपका बन रहा है इट इज़ द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। चलेगा? तो ये बन गया आपका सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके एवरीवन, तो स्टेप 1 सबको अच्छे से समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो मतलब आधा काम हो गया, ये हो गया कि हाँ भाई ये तीनों जो वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब एक चीज और आपको टेस्ट करनी है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपको क्या चेक करना है कि जो आपका बी है क्या ये स्पैन कर रहा है वी डॉट आर क्यू, वैसे ही कुछ दे रखा है ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देख लो इसमें आपको क्या करना है। इसके लिए आप एक वेक्टर ए बना लो,
ठीक है, उसमें बी के वेक्टर्स डाल दीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक्स वाई जेड, है ना। आर क्यूब मेरे ख्याल से अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। आर क्यूब का मतलब क्या है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज यहाँ से लिखनी है। अब बताइए यहाँ पे क्या करोगे आप सभी लोग, बोलो। ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, ये आपका V हो गया। चलो जरा यहाँ से रैंक कैलकुलेट करके बताइए। रैंक ऑफ ए आपने निकाली, ऑलरेडी रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्टेड, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो, है ना, रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्टेड है। रैंक आ गई 3। अगर रैंक 3 आ गई, इसका मतलब इसमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे, पहला दूसरा तीसरा। एक कॉलम 110% पे लीनियरली डिपेंडेंट होगा, तो आप बोल सकते थे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, जो बी है ये आपके वी को स्पैन कर रहा है। बट सिर्फ इतना लिखना काफ़ी नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, दुनिया का मैं कोई भी एक्स वाई जेड ले लूँ, अगर वो आर से बिलोंग कर रहा, बावजूद इसके इसकी रैंक 3 है, तो आप बोल सकते थे कि हाँ बी स्पैन्स वी। तो आप फाइनली एक कमेंट दे सकते थे दैट बी इज बेसिस वेक्टर स्पेस। आप ऐसा भी लिख सकते थे, बी इज सेट ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर स्पेस, है ना। डेफिनेशन आपको बहुत क्लियर है ऑफ वी। ठीक है, समझ आ गया पूरा प्रोसेस। बोलिए। परफेक्ट, यानी कि जिसको लीनियर स्पैन आता है उसको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि बेसिस के क्वेश्चंस वो गलत नहीं करेगा, है या नहीं, है ना। जिसको भी लीनियर स्पैन आता है, क्या वो बेसिस का क्वेश्चन कभी गलत कर सकता है? नहीं। दो चीजें बस मिक्स हो गई यहाँ पर, एक तो आपको सेट की लीनियर इंडिपेंडेंसी मेक श्योर करनी है, उसके बाद आपको स्पैनिंग उसमें एडिशनली चेक करनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज नीडेड। चलो अगला सवाल आप लोग खुद से करके बताओ। अरे क्वेश्चन खत्म हो गया, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलो बताओ। आपको ना वेक्टर दिया गया है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 2। इज बी फॉर्मिंग basis vector of basis vector space of basis vector space of v डॉट आर क्यूब। ठीक है, चलो फटाफट यार सभी लोग सॉल्व करो, आंसर बताने की कोशिश करो, बताइए। भाई हर सेशन को एएमए सेशन मत बनाया करो यार, बार बार बोला है। सैटरडे को एएमए सेशन होता है, उसमें आराम से आके अपने डाउट्स पूछ लिया करो। चलो निकालो। बैक वैक यार कुछ मैटर नहीं करती है, किसी की कितनी बैक है। मेरा एक दोस्त था, उसने 7 साल में बीटेक कंप्लीट की थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 32 रैंक थी उसकी, समझ गए। तो ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, ये फालतू की चीज़ें तुम लोग सोचते रहते हो। मेन जो काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है पढ़ना, उसको छोड़ के बाकी सारी ख्याली पुलाव आसपास पका के रखते हो। सुबह से शाम तक पढ़ो खाली चुपचाप बैठ के, और कुछ नहीं करना भाई, समझ गए। कुछ ज़्यादा मत सोचो, पढ़ते रहो, बस एक शेड्यूल बनाओ, पढ़ो उसको। हाँ ये बताइए यहाँ पर, तो क्या सबसे पहला स्टेप 1 आप करोगे यहाँ पे? देखो जितना खाली बैठोगे भाई ना, उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। आज की दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत भयंकर तरीके से दुनिया बदल रही है। अगर आप खाली बैठे हो और आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए भी है, तब भी आप डिप्रेस हो जाओगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली मत बैठो, जो आपका काम है उसको लगे रहो उसमें बिल्कुल पागलों की तरह। ठीक है, 1 महीने काम कर लो तो एक दिन ब्रेक ले लो, एक दिन का घूमने चले जाओ, कहीं पे घूम के आ जाओ, फिर काम करो। हर आदमी यही कर रहा है यार, चाहे वो विराट कोहली हो, मोदी जी हो, ट्रम्प हो, हर आदमी सुबह से शाम तक लगा पड़ा है, समझे। आप भी लगे रहो, ये आपको दिया गया है यहाँ पे, करेक्ट। अब मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं, यहाँ पर जो वेक्टर्स है,
B1 B2 B3, क्या ये सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं? तो मेरे ख्याल से एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आप सभी लोग देख पा रहे होगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ तो पक्की बात है कि जो रैंक ऑफ बी आने वाली है वो तो हमेशा लेस देन 3 आएगी, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो हमेशा 0 आएगा। आई होप अगर आप लोगों ने इसको रो एचलॉन में भी कन्वर्ट करा होगा तो भी आपने यही पाया होगा कि इसकी रैंक जो है वो 3 से कम आ रही होगी। अगर रैंक 3 से कम आ रही है तो क्या ये सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बना रहे हैं? नहीं बना रहे। तो यहीं पर हमारा स्टेप 1 ही फेल हो गया। यानी कि आप ऐसा बोल सकते थे कि जो ये बी है आपका, जो आपका बी है B1 B2 B3 is not set of linearly independent vector। ठीक है, दिस इज नॉट द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो आंसर यहां पर हो जाएगा नो। ओके, क्लियर? तो स्टेप 1 पे ही चीजें हमारे लिए हमारे फेवर में। हाँ, रैंक 2 आ रही है। जिन लोगों ने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया होगा शायद उनको ये दिख रहा होगा कि यहाँ से रैंक 2 आपको मिल जा रही होगी। ठीक है ना? अब तो कोई गलती नहीं करोगे। हाँ भाई, बहुत कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए, तभी तो बोलोगे। ऐसे थोड़ी कि ये नहीं हुआ दूसरा वाला हो गया। ओके, चलो आगे बढ़े। आइए अब देखो, अगला टॉपिक आप लोग देख रहे होगे डायमेंशन, है ना? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो बेसिस तो क्लियर हो गया। अब देखो, जिसका बेसिस क्लियर है उसको डायमेंशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो कितनी इंटरकनेक्टेड है चीजें, अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो देखो, ये बोल रहा है एक वेक्टर है, ये बोल रहा है बी है ना? अगर मैं ऐसा बोलूं कि बी इज बेसिस वेक्टर स्पेस ऑफ वी, तो बस ये फाइंड आउट कर लो कि इसमें कितने डिस्टिंक्ट वेक्टर्स प्रेजेंट हैं, वही वी का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहां से एक स्टेटमेंट बोलूं दैट बी इज बेसिस वेक्टर स्पेस ऑफ वी, ठीक है, इफ, तो ये डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो डायमेंशन में फाइंड आउट कर लेना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बी में कितने प्रेजेंट है। एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि इसमें कितने डिस्टिंक्ट वेक्टर्स प्रेजेंट, कितने डिस्टिंक्ट वेक्टर्स प्रेजेंट। ओके एवरीवन, आई बात समझ में? डिटरमिनेंट से चेक करके नहीं बता सकते ना, मैंने आपको बताया नहीं डिटरमिनेंट से चेक करने का तरीका। ओके, तो डिटरमिनेंट से चेक मत करो, हमेशा रैंक से चेक करने की कोशिश करो, क्योंकि डिटरमिनेंट तो तभी तक निकाल पाओगे ना जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बेसिक तरीका हमेशा रहेगा आपका रैंक वाला। डन है? आगे ना सबको बात समझ में? ठीक है, अब एक दो चीजें नोट करके लिखो, नोट करके लिखो सभी लोग। नोट, बोल रहा है कि 1001 always forms basis vector space of v डॉट आर स्क्वायर। जरा बताओ, क्या ये बात सच है? आपको क्या लगता है? स्टेटमेंट नंबर 1। तो मेरे ख्याल से देखो, बिल्कुल सच बात है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल सच बात है? पहली चीज तो ये देख के पता चल रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना? और दूसरा वेरिफिकेशन भी आप बता ही सकते हो, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा होगा, इसकी रैंक हमेशा 2 आएगी। इसकी रैंक अगर हमेशा 2 आ गई तो 1001 और इधर एक्स वाई अगर आपका लिखा हुआ है तो किसी भी एक्स वाई को आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख ही सकते हो, है ना? सही बात। थोड़ी देर पहले भी आपने प्रूफ भी किया था कि 100 010 001 ऑलवेज फॉर्म्स द बेसिस वेक्टर स्पेस ऑफ वी डॉट आर क्यूब। ठीक है ना? तो जिस किसी को भी टेस्ट करना हो, टेस्टिंग के लिए मैंने आपको 2 स्टेप का प्रोसेस बता रखा है। चलिए इसी चीज को मैं थोड़ा सा जनरलाइज करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जनरलाइज करना चाहते हैं, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन होता है। चलिए इसका बताइए।
चेक करो ये बात, सेकंड स्टेटमेंट चेक करिए, यस नो में आंसर बताइए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऑलवेज फॉर्म्स द बेसिस वेक्टर स्पेस ऑफ वी डॉट आर क्यूब, है ना? परफेक्ट। चलो अब बताओ थर्ड। बी इज इक्वल टू always forms basis vector space of basis vector space of, बोलो, है ना? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कल ना आपको काफ़ी सारे मिसलिनियस टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? जैसे कि डायगोनलाइजेशन, जैसे कि एलयू डिकम्पोजिशन मेथड्स, जो कि यार जनरली उतने पॉपुलर नहीं है, बट पूछ आजकल एग्जाम में यही पूछ रहा है, समझ रहे हो? जो आप छोड़ के जा रहे हो वही पूछ रहा है, तो वो सारे टॉपिक्स कल की क्लास में कवर करूंगा। तो कल की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। वेक्टर स्पेस डायमेंशन, ठीक है? बताओ इनकी डायमेंशन। पता नहीं कौन पेपर बना रहा है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतना सब कुछ है मैथमेटिक्स में, वो पूछ रहा है जो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप? आईआईटी जैम हो गया, आईआईटी जेई हो गया, उनके क्वेश्चन उठा उठा के डाल रहा है। भाई इतना ही होता है तो आईआईटी जेई नहीं निकाल देते, या आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे होते भाई, गेट की तैयारी कर रहे, गेट का क्वेश्चन दो यार। ये बहुत गलत बात है यार, ये एक तो दो चीज़ें कर रहे हो, एक तो उल्टे सीधे सवाल दे रहे हो, और जो सवाल दे भी रहे हो वो सिलेबस में ही नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, 2019 तक जब तक न्यूमेरिकल मेथड्स इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में था, ठीक है, तब तक भाई साहब न्यूमेरिकल मेथड से सवाल पूछता ही नहीं था। और 2019 में हटा दिया उसने इलेक्ट्रिकल, सॉरी 2021 में उसने हटा दिया इलेक्ट्रिकल के सिलेबस से न्यूमेरिकल मेथड, उसका हर साल पूछे जा रहा है। माइक्रो प्रोसेसर कभी नहीं पूछता है 2019 तक, समझे? क्योंकि सिलेबस में था, सिलेबस से हटा दिया तो उसको माइक्रो प्रोसेसर पे ही प्यार आ रहा है, उसी का सवाल बना रहा है। 2 3 4 n, ठीक है? नहीं देखो, बैंड बच गया कुछ नहीं होती भाई। टॉपर के कितने नंबर आए? 60 62 नंबर आए टॉपर के, है ना? तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो भगवान से मनाओ कि पेपर थोड़ा सा अच्छा ही आए। एकदम आसान पेपर आ जाएगा ना, तो तुम्हारे भी उतने नंबर आएंगे, जिसने कुछ तैयारी नहीं करोगी उसके भी उतने नंबर आएंगे, तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। अब इस पेपर में अगर किसी ने 45 नंबर 48 नंबर भी स्कोर कर लिए होंगे, उसकी बहुत अच्छी रैंक आई होगी। तो पेपर डिफिकल्ट या आसान रिलेटिव होता है, ऐसा थोड़ी कि कोई ऊपर से आया है पढ़ के उसके भी नंबर कम हो जाएंगे, टॉपर के नंबर कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, पेपर उल्टा सीधा आएगा तो। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि कई कई लोगों का कॉन्फिडेंस गिरा देता है। जैसे मान लो आप एग्जाम देने गए और आपकी किस्मत इतनी खराब है कि शुरुआत के 5 क्वेश्चन ही वही आउट ऑफ सिलेबस वाले मिल गए, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब आप सवाल डिफिकल्ट बनाइए, अच्छा बनाइए, जो भी बनाइए, मगर जो सिलेबस में ही नहीं है भाई उसको क्यों डाल रहे हो पेपर में? वो तो बच्चा पढ़ के ही नहीं गया ना, वो तो देख के होपलेस हो जाएगा कि यार ये कैसा पेपर आ गया अजीब सा, ये मैं बोल रहा हूँ। चलो अब ना डायमेंशन की आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो डायमेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो यार। जैसे मान लो अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है V1, उसकी डायमेंशन आपको पता है, और एक वेक्टर स्पेस है V2, उसकी डायमेंशन आपको पता है। आपसे एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ V1 यूनियन V2, तो आप V1 का डायमेंशन V2 का डायमेंशन जोड़ देना और इनके इंटरसेक्शन का डायमेंशन घटा देना। काफ़ी हद तक ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले जैसा मिलता जुलता नजर आ रहा होगा ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, वैसा ही टाइप का ये दिख रहा है। समझ गया मेरी बात? सेकंड देखो, सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा है यार,
ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है। इसका मतलब पता नहीं आपको अभी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू नलिटी, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू नलिटी। और थर्ड में ये बोल रहा है, ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया, वी डॉट आर की पावर एन कुछ भी होगा तो उसकी डायमेंशन हमेशा एन के बराबर आ जाएगी। तो बताओ क्या ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए? ठीक है, तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए? हाँ यार, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है पेपर में कभी कभी उल्टे सीधे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं वो। क्लियर है भाई? ठीक है, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू नलिटी, आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, केस वन, केस वन, ठीक है। केस वन में बोल रहा है कि सपोज अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस से पहले मैं आपको समझाता हूँ नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। पहले ये समझ लो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। नल स्पेस, और ये आप पढ़ भी चुके हो जाने अनजाने में, बस आपको पता नहीं, ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का नल स्पेस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है, सुन लो। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए इस पे। तो देखिए, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का, ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स को भी चलो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो केस वन में हमारा जो मैट्रिक्स ए है ना, उसको हम मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको आप मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो उस इसमें देखो क्या बोल रहा है कि आप ना एक इक्वेशन सॉल्व करिए, ए एक्स इक्वल टू जीरो, सॉल्व कर लोगे? आप बोलोगे हाँ सर, ये तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में हमने करा ही था, यहाँ से आप x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे? आप बोलोगे हाँ, वो भी कर लेंगे। तो आपने ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किया था, जरा ध्यान से देखिए। ये बोला जा रहा है सॉल्यूशन वेक्टर, सॉल्यूशन वेक्टर x रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स नल स्पेस, नल स्पेस का मतलब वही सेट ऑफ वेक्टर्स, नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो नल स्पेस का मतलब बेसिकली देखो क्या बोला जा रहा है, नल स्पेस का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको ऐसे सेट ऑफ कॉलम वेक्टर्स मिल जाएं, ऐसे सेट ऑफ कॉलम मैट्रिसेस मिल जाएं, जिनको अगर आप ए में मल्टीप्लाई करो तो ये नल वेक्टर आ जाए। ऑब्वियसली ये खुद नल नहीं होना चाहिए, अगर ये खुद नल होगा तब तो एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का मुझे नल स्पेस बताओ, इसका मतलब उसको एक ऐसा कॉलम मैट्रिक्स ढूंढ के बताना है जिसको कि अगर हम ए में मल्टीप्लाई करें तो हमें नल वेक्टर मिल जाए। आई बात सबको समझ में? तो आपको इवेंचुअली ये एक्स ही तो सॉल्व करना है, और ये आप पहले भी करते आए हो कितनी बार। आपको बस ये एक्स सॉल्व करना है और इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। अगर यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन आता है सपोज, तो फिर यहाँ पर एक ही वेक्टर आपका प्रेजेंट होगा नल स्पेस में। मान लीजिए कल को इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं तो बहुत सारे वेक्टर्स प्रेजेंट हो जाएंगे नल स्पेस में। बेसिक डेफिनेशन सबको समझ आई नल स्पेस की? बोलिए, क्लियर है ना सभी को? आसानी से समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान से सुनते रहो यार, है ना। सारी बातें आप पढ़ चुके हो, बस वो टर्म्स की आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ पा रहे हैं सभी लोग अच्छे से? आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर
चीज़ों को थोड़ा और गहराई से आप समझ पाओगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है डायमेंशन, आपसे पूछ रहा है कि इसका नल स्पेस बताइए क्या होगा। नल स्पेस का मतलब हो गया नल वेक्टर स्पेस विच मीन्स सेट ऑफ वेक्टर्स। इसका नल स्पेस आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो बताओ हर कोई कैलकुलेट कर लेगा इसका नल स्पेस। आप बोलोगे अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम ऐसा कौन सा वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये 0 के बराबर हो जाए, है ना। तो ये x1 x2 x3 शुड बी इक्वल टू 0 0 0। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, बताइए सभी लोग सॉल्व करके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं यहाँ पर रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यार नल स्पेस आप कैलकुलेट करके बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करिए। प्रॉपरली आपने सॉल्व किया, आपको मिला x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल गया x3 इक्वल टू 0। मिल गया ना प्रॉपर आप सभी को, x1 0 x2 0 x3 0 सॉल्व करने के बाद। करेक्ट है, ठीक है। जो आपने इसको सॉल्व किया तो आपको पता चला कि यार यहाँ पर हमारा जो वेक्टर आ रहा है x, वो आ रहा है, हमारा जो वेक्टर आ रहा है x वो आ रहा है 0 0 0, है ना। यही आ रहा है 0 0 0। यानी कि आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ से आप अगर इसकी रैंक कैलकुलेट करते, ठीक है, दो चीज़ें देखिए, यहाँ से अगर आप इसकी रैंक कैलकुलेट करते तो क्या आपको 3 मिलती, और अगर आप इसकी नलिटी कैलकुलेट करते तो क्या आपको 0 मिलता। रैंक इसकी 3 मिल जाती, नलिटी यहाँ पर आपको क्या मिल जाती, 0 मिल जाती। सही बात है। भाई ये ऑलरेडी रो एचलॉन फॉर्म में आपका कन्वर्टेड है ना। तो अगर आप इसका नल स्पेस का वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हो तो नल स्पेस में यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अगर आपका ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो आपने बोला कि ठीक है मेरे हिसाब से जो नल स्पेस आना चाहिए था x वो आ रहा है 0 0 0। ऐसी कुछ हमें वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ओके एवरीवन, ठीक है। अभी यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं फिर आपके लिए चीज़ों को यहाँ से कंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मैट्रिक्स ए ऐसा डिफाइन कर दे रहा हूँ, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसा करके, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि इसका नल स्पेस बताओ, या एक काम करते हैं इसको पहले चेंज कर देते हैं, फिर एग्जाम्पल 3 में थोड़ा सा इस वाले पे आएंगे, 2 2 2 और यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं 1 2 3। चलो ऐसा ले लो। क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका आप नल स्पेस कैलकुलेट करके बताइए। अभी कुछ कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं, अभी बस बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे इसका मतलब है हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसको कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमको यहाँ पर नल मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 1 1 1 2 2 2 1 2 3। यहाँ से आपका x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, है ना, ठीक है। चलो अब इसको आप ऑब्वियसली रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। इसको आप रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आप इसको रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ये आपको मिल गया 1 1 1। सब्ट्रैक्ट आप इसमें करोगे तो देखो ये आपको मिल जाएगा 0 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसमें आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0 -1 2। मैं 0 -1 2 को ऊपर लिख लेता हूँ, 0 0 0 को नीचे लिख लेता हूँ, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, समझते जाइएगा। x1 x2
x3, ये आपको मिला 0 0 0। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी रैंक कितनी है, तो आप बोलोगे सर रैंक तो इसकी 2 आ रही है, और अगर इसकी नलिटी कोई आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे 1 आ रही है। सही बात है। आइए ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिल रहा होगा -x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। ठीक है, x3 को आप k मान लेंगे, तो x1 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी x2 यहाँ से हो जाएगा आपका 2k, और x1 आपका यहाँ से हो जाएगा -x2 -x3, तो ये -3k हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ से बताओ सॉल्यूशन कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे माइनस नहीं होगा, कहाँ पे +1 आप लोग बोल रहे हो। अच्छा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये +1 हो जाएगा, दिस हैज़ टू बी +1। ठीक है ना। तो ये x2 प्लस 2x3 में यहाँ पर भी प्लस हो गया होगा आपका। ठीक है, x3 को आपने k माना, तो ये आपको -2k मिल रहा होगा यहाँ पे, ये मिल रहा होगा -2k। और x1 की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x1 आपको इस बार मिल रहा होगा x2 प्लस 2x3, तो ये तो 0 मिल रहा है शायद। ठीक है, अब ठीक है, सारी कैलकुलेशन क्रॉस चेक करो एक बार सभी लोग। x1 प्लस x2 माइनस के, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस के, तो ये k आपका हो गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ से आपके पास जो वेक्टर आया, जो सॉल्यूशन वेक्टर आया, वो आपको देखिए x1 x2 x3, ये किसके बराबर मिल रहा है, k -2k एंड k। मैं यहाँ से k को बाहर ले लेता हूँ, ये बचेगा 1 -2 1, आ रहा 1 -2 1। अब आप चाहो तो ना क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप 1 -2 1 यहाँ पे रख के देखो ना, यहाँ पर रख के देखो 1 -2 1, और चेक करके देखोगे ना तो आपको यहाँ पे 0 0 0 मिलेगा। चाहे तो आप चेक करके देख लो, यहाँ पर रखो 1 -2 और 1, ये देखो 1 × 1 2 दूना 4 3 एकम 3, तो आपका ये 4 -4 0 आ जाएगा। तो ये देखो एक ऐसा वेक्टर आपने निकाला जिसको कि अगर आप अपने वेक्टर में मल्टीप्लाई करो आपको यहाँ पे नल मैट्रिक्स मिल जा रही है। सही बात है ना। अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ फिर रिलेट करवाता हूँ। यानी कि अगर हमसे कोई पूछता कि यहाँ पर भाई बताओ तुम्हारा नल स्पेस क्या है, तो मैं बताता उसको कि हमारा जो नल स्पेस है उसमें एक ही वेक्टर आ रहा है, हमारे नल स्पेस में एक ही वेक्टर आ रहा है, और वो हमारा वेक्टर है 1 -2 1। समझे मेरी बात को। 1 -2 1 हमारा एक वेक्टर आ रहा है। ऑब्वियसली आप इसमें k की कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, तो हम बाय डिफॉल्ट k को हटा के 1 -2 1 लिख रहे हैं, तो एक ही आंसर आप लिखोगे, 1 -2 1 लिखोगे या 2 -4 2 लिखोगे, सारा सेट नहीं लिखोगे। ये k की वैल्यू के हिसाब से एक सिंगल वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो जो इसका नल स्पेस बन रहा होगा उसमें आपको एक वेक्टर दिख रहा होगा। ठीक है, आई बात सबको समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको कंक्लूजन में देता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर कंक्लूड करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ये लीजिए अगली क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। आपको एक वेक्टर ए मेंशन कर रखा है, ठीक है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, पूछ रहा है इसका नल स्पेस कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो इसका नल स्पेस कैलकुलेट करके, नल स्पेस का मतलब नल वेक्टर स्पेस सेट ऑफ वेक्टर्स पूछ रहा है, तो आप बोलोगे अच्छा नल स्पेस जानना चाहता है, यानी कि ये एक ऐसा वेक्टर जानना चाहता है कि जिसमें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एक नल वेक्टर। तो आपने मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x1 x2 x3 शुड बी इक्वल टू 0 0 0। आप इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करोगे, बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। सिर्फ फर्स्ट वाला कॉलम आपका सर्वाइव, फर्स्ट वाली रो सर्वाइव करेगी, बाकी सारे 0 0 0 हो जाएंगे, है ना। ठीक है, ये बचा आपका x1 x2 x3, ये आपको मिल गया इक्वल टू 0 0 0। करेक्ट है। हाँ, आप अगर यहाँ पर नोटिस करने की कोशिश करें तो रैंक इसकी कितनी आपको दिख रही है, 1। नलिटी आपको यहाँ पर कितनी दिख रही है,
2, दिख रहा ना, रैंक 1 और नलिटी 2। जी हाँ, तो ज़रा अगर यहाँ से सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो आपको मिल रहा होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अगर सपोज मैं x3 को मान लेता हूँ c1, x2 को मान लेता हूँ c2, तो x1 मुझे मिल जाएगा माइनस c1 माइनस c2। अगर मैं यहाँ से अपना सॉल्यूशन वेक्टर बनाऊंगा x1 x2 x3 और सॉल्यूशन वेक्टर में ये वैल्यूज पुट करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस c1 माइनस c2 c2 c1। इसको ऑब्वियसली मैं ऐसा लिख सकता था, c1 अगर मैं लिखता -1 0 1 प्लस c2 ये मिल जाएगा -1 1 0। इस बार अगर मुझसे कोई पूछता कि जो मेरा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है उसमें कौन कौन से वेक्टर्स आ जाएंगे, तो मैं इसको बताता कि इस बार हमारे पास दो वेक्टर्स प्रेजेंट हैं, -1 0 1 -1 1 0। अगर किसी को आपत्ति है तो यहाँ पर x की जगह पे चाहे आप -1 0 1 पुट करके देख लो तो भी LHS RHS बराबर आएंगे, या आप -1 1 0 पुट करके देख लो तो भी LHS RHS बराबर आएंगे। जल्दी से एक बार चेक करके बताइए। तो इस बार जो आपका नल स्पेस आया उसमें कितने वेक्टर्स प्रेजेंट है? ये नल स्पेस है। नल स्पेस का मतलब नल वेक्टर स्पेस सेट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर स्पेस का मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि आपने एक ऐसा नल स्पेस बनाया, एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर बनाया जिसको कि जब भी आप ए में मल्टीप्लाई कर रहे हो रिजल्टेंट हमेशा नल मैट्रिक्स आ रही है। आई बात समझ में? तो कुछ चीजें रिलेट कर ले यहां से। आइए कुछ चीजें आपको रिलेट करके बताता हूँ। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लॉजिक भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन 1 से रिलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये था क्वेश्चन 1, कहाँ गया? हाँ ये था क्वेश्चन 1। जरा एक चीज आप लोग नोटिस करके बताइए, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई इसका जो नल स्पेस आ रहा है उसमें कितने वेक्टर्स प्रेजेंट हैं, बताओ जरा, ये जो नल स्पेस आ रहा है इसमें कितने वेक्टर्स प्रेजेंट हैं? तो आप बोलोगे सर एक वेक्टर तो प्रेजेंट है मगर वो वेक्टर तो जीरो वेक्टर आ गया। आपने डेफिनेशन के टाइम पे बोला था कि ax इक्वल टू जीरो में ये x नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, तभी ax इक्वल टू जीरो हमेशा हमारा जीरो के बराबर रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन में x हमारा जीरो वेक्टर आ जाता है तो आप बोलोगे कि भाई देयर इज नो वेक्टर इन द नल स्पेस, है ना, मतलब इसको हम कभी भी वैलिड वेक्टर नहीं मानेंगे, तो हम बोलेंगे देयर इज नो वेक्टर इन नल स्पेस। समझ गए? नल स्पेस में भाई कोई वेक्टर नहीं यहाँ पे, करेक्ट? और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर जो नलिटी है, जो नलिटी है ना, यही आपको असल में कैलकुलेट करके बताती है दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये नलिटी आपको बताती है यहाँ पर कैलकुलेट करके कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, ये तो आपको पता है। जब भी आप इसको सॉल्व करते हो तो नलिटी आपको बताता है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, एंड ये आपको बताता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, मतलब नल स्पेस में कितने वेक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो ये डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को अगर हम देखें तो देखो क्या ये खुद ही बता रहा है कि भाई नल स्पेस में तो कोई वेक्टर नहीं प्रेजेंट है क्योंकि नलिटी जीरो है। तो अब ये मैं कब बता रहा हूँ? जब मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये सारे कंक्लूजन तभी दिए जा रहे हैं जब मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में अगर आप ए एक्स इक्वल टू जीरो करते हो तो जो ए की नलिटी होती है वो हमेशा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती है, एंड जो ए का नलिटी होता है वो साथ के साथ ये भी बताता है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या होगा, यानी कि जो आप सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हो इक्वल टू आप जीरो जीरो करने की कोशिश कर रहे हो उसमें ऐसे कितने नॉन जीरो वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। आई बात सबको समझ में? तो जब भी आप बात करते हो ना डायमेंशन ऑफ नल स्पेस की, तो एक्चुअल में यहाँ पर नॉन जीरो वेक्टर्स की हमेशा बात होती है, जीरो वेक्टर्स की यहाँ पे बात नहीं होती। जीरो वेक्टर्स तो फिर सब में आ जाएंगे, है ना। जैसे अगर अगले क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर अगर मैं 0 0 0 रख दूँ LHS RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कभी भी उसको हम लोग नल स्पेस का वेक्टर नहीं मानेंगे, है ना, उसको हम लोग नल वेक्टर स्पेस जो कि खुद एक सेट ऑफ वेक्टर्स है उसका वेक्टर कभी नहीं मान सकते 0 0 0 को। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया? यानी कि एक चीज अब आज के बाद आप रिलेट कर सकते हो कि एज लॉन्ग एज ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स और अगर आपने ए की नलिटी कैलकुलेट कर दी है
तो इनडायरेक्टली आप ये भी बता सकते हो कि ए एक्स इक्वल टू 0 में कितने फ्री वेरिएबल्स प्रेजेंट है। एट द सेम टाइम डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या होगी। अब नल स्पेस तो आप निकाल ही रहे हो खुद से, बस उसका डायमेंशन यहीं पे बता सकते थे। जैसे अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें देखो है ना, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का, इसकी नलिटी आपने 1 कैलकुलेट करी, तो कितने लोग यहीं से बता सकते थे कि सर जो भी नल स्पेस बनता उसमें एक ही वेक्टर आता, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस यहाँ पर 1 होता। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में नलिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। एट द सेम टाइम ये भी बता रहा है कि भाई एक ही वेरिएबल फ्री होगा। आइए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, देखो एक ही वेरिएबल फ्री आया ना, के बाकी दोनों उस पर डिपेंड कर गए। और अगर आप नल स्पेस को चेक करें तो उसमें एक ही वेक्टर प्रेजेंट था, है ना। कुछ बात पल्ले पड़ी। ओके चलो इसको देखो, इस वाले को देखो, यहाँ पे बताओ नलिटी कितनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, नलिटी आपने निकाली, नलिटी बताओ यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको, 2। तो नलिटी अगर 2 दिख रही है तो पहली चीज तो जो इसका नल स्पेस बनेगा उसमें कितने वेक्टर्स होंगे, 2, और उसका डायमेंशन भी कितना हो जाएगा। अब 2 वेक्टर है तो डायमेंशन तो 2 ही होगा ना यार, चेक करके देखो। और फ्री वेरिएबल्स भी चेक करो कितने, 2, C1 C2। तो एज लॉन्ग एज ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक्स इक्वल टू 0 को आप सॉल्व कर रहे हैं, ए की नलिटी हमेशा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स भी बताएगी, एट द सेम टाइम डायमेंशन ऑफ नल स्पेस के बारे में भी बताएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। चलो अब केस 2 पे आ जाओ, केस 2 पे आ जाओ। केस 2, केस 2 इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इज स्क्वायर मैट्रिक्स वाला हो गया। अब बात करते हैं ए इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए को यहां पर मान लेते हैं कुछ m क्रॉस n टाइप। क्वेश्चन से सीधा शुरुआत करते हैं, सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब नलिटी का बेसिक कंसेप्ट, सॉरी नल स्पेस का बेसिक कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है। ठीक है, ये वेक्टर ए आप लोगों को मेंशन किया गया है। वेक्टर ए का डेटा मैं आप लोगों को देता हूँ। ये डेटा दिया है 1 1 1, 4 बार 1, 1 2 3 1 एंड 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4 दिया। ठीक है, 1 2 3 4 4 3 2 1। चलो क्वेश्चन में बोल रहा है इसका नल स्पेस कैलकुलेट करो, इसका नल स्पेस कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो निकालो इसका नल स्पेस। नल स्पेस अगर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो आइडिया सबको क्लियर है ना, क्या कैलकुलेट करना है। एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है जिसको कि अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्टेंट नल आ जाए। ठीक है, ये देखो अब आगे कैलकुलस कब से स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं क्लास में, पहली क्लास जब डिटरमिनेंट की चल रही थी तो पूछ रहे थे मैट्रिक्स कब से स्टार्ट होगा, मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया तो पूछ रहे हैं सर रैंक कब से स्टार्ट होगा, रैंक स्टार्ट हो गया सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब से स्टार्ट होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो गया सर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कब से स्टार्ट होगा, सर वो बेसिस नल डायमेंशन भी पढ़ा देना सर, आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में। क्लास एक भी अटेंड नहीं करनी है, स्टार्ट कब हो रहा है इसके बारे में सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है। अगला स्टार्ट करो, कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा फिर आके क्लास में शुरू कर दोगे। सर वेक्टर कैलकुलस कब से स्टार्ट हो रहा है, भाई स्टार्ट से क्या मतलब, जो चल रहा है उसको तो पढ़ लो पहले। कि कोई मुहूर्त निकाल रखा है कि वेक्टर कैलकुलस जब स्टार्ट होगा उसी दिन जो है जहान जीत लूंगा। अजीब हो यार, जो चल रहा है उसको पढ़ो चुपचाप। क्या कर लोगे, कैलकुलस स्टार्ट होगा, मान लो नहीं स्टार्ट हुआ कैलकुलस, तब भाई डेली आते हो तो पढ़ते रहो, फिर कैलकुलस का वेट क्यों कर रहे हो। चलो आ जाओ, बताओ क्या करना चाहिए। बार बार आप लोगों से बोलता हूँ प्रेजेंट में जियो, कल का किसको क्या भरोसा, कल क्या होने वाला। आज का काम कंप्लीट कर लिया, मस्त रहो, कल जो होगा देखा जाएगा। x1 x2
x3 x4, करेक्ट। ऐसे करने की आप कोशिश करेंगे। देखिए r क्रॉस 3, 3 रोज 4 कॉलम्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप 4 क्रॉस 1 का एक बनाएंगे, है ना, सही बात। चलो इसको आप लोग जरा रो एचलॉन में कन्वर्ट करो फटाफट, और रो एचलॉन में कन्वर्ट करके बताओ कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, रो एचलॉन में कन्वर्ट करो, सारे एलिमेंट्स बताओ, फर्स्ट कॉलम में क्या दिख रहे हैं, सेकंड में क्या दिख रहे हैं, 0 1 2 3। और अगले 10 मिनट में ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। x1 x2 x3 x4, ठीक है। और ये हो गया आपका 0 0 0 0, ये हो गया आपका करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गए सभी लोग? क्लियर है भाई? आ जाओ। अभी मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, अभी मैं पहले इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलो दो चीज़ें बताना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर आपकी रैंक कितनी है, तो आप बोलोगे सर रैंक तो 2 है, 2 है ना रैंक। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर नलिटी कितनी है, ये बताइए, नलिटी बता सकते हो कितनी आ रही है यहाँ पे? चलो अभी नलिटी पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ठीक है, नलिटी पे अभी क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, आते हैं थोड़ी देर में नलिटी पे डिस्कशन करने आते हैं। ठीक है, चलो नलिटी पे डिस्कशन करने आते हैं। सुनो ध्यान से यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो इक्वेशंस क्या क्या बन रही, x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 इक्वल टू 0, है ना, ये मिल गया आपको। और यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने नलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाया, ध्यान से समझिएगा, अभी नलिटी पे मैंने कुछ लिखा नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि यार x1 को मानना पड़ेगा कुछ c1, x2 को मानना पड़ेगा, या ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले से x4 को मान लेते हैं कुछ c4, x3 को मान लेते हैं कुछ c3, तो x2 आपको मिल जाएगा -2c3 -3c4। ठीक है, यही तो मिलेगा, -2c3 -3c4। ठीक है, तो x1 क्या मिल जाएगा आपका, इन तीनों को ऐड करना है और माइनस का साइन लगा देना है, तो -c3 -2c4, सो ये हो जाएगा आपका c3 प्लस 2c4, है ना। एक बार यार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, कोई इसमें मॉडिफिकेशन हो तो बता देना, मैं वेट करता हूँ। बाकी सही है तो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ना अगला 5 मिनट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अमेजिंग चीज़ आपको यहाँ पे एक समझ में आने वाली, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस से रिलेटेड। सही है, चलो अगर ये सही है तो यहाँ से देखो आपका सॉल्यूशन वेक्टर क्या बनेगा। x1 आपका बन रहा है c3 प्लस 2c4, x2 आपका बन रहा है -2c3 -3c4, और x3 आपका बन रहा है c3, और ये बन रहा है आपका c4, है ना, ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार c3 को बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 -2 1 0, और एक बार मैं c4 को बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 -3 0 1, है ना। अगर मुझसे कोई पूछता कि इसका जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आ रहा है उसमें कौन कौन से वेक्टर्स आपके प्रेजेंट हैं, तो मैं बोलता यार उसमें 2 वेक्टर्स हमारे प्रेजेंट हैं, x1 x2। सही बात है, बोलो चेक करो। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर लेना। इस वेक्टर को उठाना, ए में मल्टीप्लाई करना, नल ही मिलेगा। इसको उठाना, ए में मल्टीप्लाई करना, नल मिलेगा। चाहो तो आप चेक करके देख लेना। पहले तो बताओ सभी लोग इस कैलकुलेशन से कन्विंस्ड हो, एवरीवन? ठीक है, अब अरे भाई मुझे ही पढ़ा लेने दो, मैं बता रहा हूँ ना क्या होगा। पहले इधर ध्यान दो, इस कैलकुलेशन पे खुद से मतलब मत निकालो। ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोगों को समझाने जा रहा हूँ, दिमाग खोल के इस चीज़ को सुनिएगा। देखिए, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे प्रेजेंट था, ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे प्रेजेंट था हमारे पास। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में हम रैंक को 2 कैलकुलेट कर चुके थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नलिटी को हम सभी लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए रोका हुआ है। अगर हम अपनी प्रीवियस डेफिनेशन के हिसाब से, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अपनी प्रीवियस डेफिनेशन के हिसाब से नलिटी देखते, हमने अपनी प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी थी नलिटी की, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ जीरो रोज आते हैं जनरली हम उनको नलिटी बोल देते थे, ऐसे ही बोलते थे। ये डेफिनेशन हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में दोनों में उस टाइम पे फिट बैठ जा रही थी, सही बात है ना। बट अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, असल में अगर आप नलिटी को थोड़ा और अंदर डीप डाइव करके देखें तो नलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, वो इस बात पे हमेशा निर्भर करता है कि आपका ए एक्स इक्वल टू 0 में कितने फ्री वेरिएबल्स जनरेट हो रहे हैं, ए एक्स इक्वल टू 0 में कितने फ्री वेरिएबल जनरेट हो रहे हो। तो अगर आज से पहले आपने देखा होगा तो मैंने हर बार आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स को नलिटी से तभी रिलेट करना जब आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको याद है, कम से कम मैंने यूट्यूब के क्लास में 50 बार बताया और डीपीपी सेशंस में बार बार आपको मैंने आगाह किया था कि नलिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स आप तभी बोलेंगे जब मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कितने लोगों को ये बात याद है? पहले तो इस बात की गवाही दीजिए, याद है ना आप सभी लोगों को? ठीक है, चलो। तो असल में नलिटी का मतलब क्या होता है? असल में नलिटी का मतलब होता है कि आपके पास ऐसे कितने वेक्टर्स प्रेजेंट हैं जिनको कि अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो 0 मिल जाए, या आप ऐसा बोल सकते हो कि असल में जो आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो कितने फ्री वेरिएबल्स जनरेट हो रहे हैं। जरा यहाँ पर देखो, कितने फ्री वेरिएबल्स जनरेट हो रहे थे? 2। अगर 2 फ्री वेरिएबल्स जनरेट हो रहे थे तो आपका जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आ रहा था वो भी 2 आएगा। इसका मतलब है कि नलिटी भी 2 होनी चाहिए थी, है ना। इसका मतलब है कि नलिटी भी 2 होनी चाहिए थी। तो क्या नलिटी की जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की नीड है ना। तो आइए अब जरा नलिटी की डेफिनेशन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इस डेफिनेशन को आज के बाद आप सभी लोग याद रखिएगा। नलिटी ऑफ रेक्टेंगुलर, नलिटी ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके पहले जो हमने नलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी नंबर ऑफ जीरो रोज वाली, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बिल्कुल ठीक है, इन सम केसेस वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी ठीक है, बट वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। नलिटी ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर, नलिटी ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज की क्लास का गोल्डन स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? रैंक नलिटी थ्योरम। तो कभी भी, है ना, कभी भी आप सभी लोग इस बात को याद रखिए, नलिटी ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए माइनस रैंक ऑफ ए। ये कब की बात हो रही है? ये कब की बात हो रही है बताइए? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। याद रखोगे आज के बाद, कभी भूलोगे तो नहीं। तो कभी भी आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर नलिटी निकालते हैं ना, तो रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ जीरो रोज को काउंट मत करिएगा। वो डेफिनेशन कभी सही होती है, कभी नहीं सही होती है, वो डेफिनेशन हमेशा सही नहीं होती है। वो डेफिनेशन एक जेनेरिक डेफिनेशन थी जो स्क्वायर में हम लोग लगा पाते थे, है ना। और मैं बार बार आप लोगों को बोलता था कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स ए एक्स इक्वल टू 0 चाहे आप करते थे, चाहे आप ई एक्स इक्वल टू 0 करते थे, तो ई तो ऑलरेडी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, है ना। ई हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता था जब भी आप आइगन वैल्यूज की बात करते थे, तो वहां पर तो नलिटी ऑफ ही फ्री वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता था। बट ए एक्स इक्वल टू 0 में आपका नलिटी ऑफ ए फ्री वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब नलिटी की आप एग्जैक्ट डेफिनेशन हमेशा समझ पाएं। एग्जैक्ट डेफिनेशन नलिटी की ये होती है कि आप अपनी रैंक कैलकुलेट करें और रैंक कैलकुलेट करने के बाद कॉलम्स में से हमेशा उसको रिलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ठीक है। अब जरा एक बार देखो, क्या अब अपनी डेफिनेशन सही बैठ रही? अब अगर मैं आपसे पूछता कि भाई यहाँ पे बताओ नलिटी की वैल्यू कितनी है, तो कितने लोग सही सही अब बता पाते कि नलिटी की वैल्यू कितनी है? आप बोलते ठीक है सर, रैंक 2 आ गई, 1 2 3 4 कॉलम थे तो नलिटी 2 आनी चाहिए थी। नलिटी 2 आने का मतलब 2 फ्री वेरिएबल्स होने चाहिए थे और नल स्पेस का डायमेंशन भी 2 होना चाहिए था। मेकिंग सेंस?
हाँ, अगर देखो रेक्टेंगुलर के लिए वैलिड है तो स्क्वायर के लिए तो वैलिड ही हो जाएगा। बट वहां पर हम रैंक की डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, तो रैंक और नलिटी को साथ में अगर आप रिलेट करो, क्योंकि देखो रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से डिफाइन होता है स्क्वायर के केस में या रेक्टेंगुलर के केस में, है ना, रैंक हमेशा इससे डिफाइन होता है। और अगर आप रैंक और नलिटी को रिलेट करना चाहते हो तो स्क्वायर में वो रोज से भी रिलेट हो जाएंगे, बट कॉलम के केस में दे मे और मे नॉट रिलेट इटसेल्फ विद द रोज। समझे मेरी बात को? तो मैं अगर समराइज करूं इन सारी बातों को तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा सोचो, हमेशा ऐसे ही रिलेट करने की कोशिश करो कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो तो आपने उसको रो एचलॉन में कन्वर्ट कर लिया, तो उसमें नंबर ऑफ जो नॉन जीरो रोज हैं वो रैंक और नंबर ऑफ जीरो रोज हैं वो नलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। उसको मत छेड़ो, उसको वैसे ही रहने दो, वो अपने दिमाग में बिल्कुल बसा हुआ है, उसको डिस्टर्ब मत करो। मैं बोल रहा हूँ सपोज आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आपने रो एचलॉन में कन्वर्ट किया, उसमें जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे ऑब्वियसली वो रैंक होगा, बट नलिटी निकालने के टाइम पे इस बार कॉलम में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, बस इतनी सी मेरी डिमांड है। तो ऐसा करने से अपना डायमेंशन ऑफ नल स्पेस भी फिट बैठ रहा है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स में भी कभी गलती नहीं हो रही है, और नलिटी से जो हम लोगों ने दोनों चीजें रिलेट करी कि नलिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, वो भी बिल्कुल सेट हो जा रहा है जाके। समझ गए मेरी बात को आप सभी लोग? ठीक है, एक सवाल और करोगे? चलो एक क्वेश्चन आप लोग और कर लो, उसके बाद ये बड़ा अच्छा डिस्कशन अपना आज क्लोज हुआ। अब तो सबको समझ में आ गया नल स्पेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या कंसेप्ट होता है। तो मैं इसी का वेट कर रहा था, है ना, इसलिए मैं बार बार आपको समझाता था कि यार स्क्वायर में ही आप फ्री वेरिएबल के कंसेप्ट को यूज़ करना। चलो अब ये क्वेश्चन यार एक आप लोग करके बता दो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। 24681305 एंड 1163 आपसे पूछ रहा है इसका नल स्पेस बना के बताइए। चलो भाई बनाओ इसका नल स्पेस, बनाइए। कॉलम वाला कंसेप्ट फाइंड आउट करोगे ना, अभी अभी डेफिनेशन तो आपको लिखवा दी ना। उस टाइम पे मैंने बोला भी था ना आप लोगों को कि डेफिनेशन पूरी तरीके से सही नहीं है। जो हम लोग रेक्टेंगुलर वाला पढ़ रहे थे, मैंने बोला था बाद में या लास्ट क्लास के आसपास आप लोगों को इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा। अगर नहीं बोला था तो बोला होगा, वैसे एक बार आप जाके देखिए, है ना, बोला था कि अभी इस डेफिनेशन को डायरेक्टली यूज मत करना। हाँ वहाँ पे पार्शली ट्रू लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो कि दिस इज, वो जनरल नहीं है, वो हर बार सही साबित नहीं होगा। समझ गए ना, वो हर बार सही नहीं हो सकता, कभी सही होगा कभी नहीं होगा, तो दैट इज पार्शली ट्रू ऑब्वियसली। ये एग्जैक्टली ट्रू है जो अभी अभी बताया मैंने आपको। हाँ बताओ जरा यहाँ पे। तो आप लोगों ने बोला कि सर इसको हम रो एचलॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं, रो एचलॉन में आपने इसको कन्वर्ट किया तो आपने पाया 2 4 6 8, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 2 -6 2, 1 1, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे 0 -2 6 -2, ठीक है। x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। अब अगली लाइन में आपका ये रो एचलॉन में कन्वर्ट हो गया। चलो बताओ इसकी नलिटी कितनी है और रैंक कितनी है, दोनों चीज़ें बताओ यार। 2 -6 2, नलिटी या रैंक 2, नलिटी 2, रैंक 2 आ गई, नलिटी 2 आ गई। नलिटी 2 आने का मतलब ये पक्की बात है इसमें दो फ्री वेरिएबल्स आपके एग्जिस्ट करेंगे एट द सेम टाइम। जब आप यहाँ पे नल स्पेस के वेक्टर्स बनाओगे वो भी 2 दिखेंगे और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस भी 2 होगा। समझ गए ना? तो अब क्या सारी बातें आके इंटरलिंक हो गई अच्छी तरीके से? जल्दी से एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे।
बहुत ही बढ़िया। तो नल स्पेस सेट कंटेन्स टू वेक्टर्स बिकॉज नलिटी इज टू एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज ऑल्सो टू। ठीक है, परफेक्ट। तो एक बार मैं सारी चीज़ों को समराइज करता हूँ। ये हमारा अच्छा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद का प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेना, ये वैल्यूज वगैरह निकाल के वेक्टर्स बना लेना, दैट इज फाइन। अब मैं आपको एक बार समराइज करवा देता हूँ सारी बातें क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस करी थी। कि अगर कभी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रैंक, नंबर ऑफ जीरो रोज नलिटी, उसको मत टच करो, वो जैसा वैसा चलने दो, है ना। उसकी नलिटी ए एक्स इक्वल टू जीरो के केस में नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स बताएगी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस बता देगी, नल स्पेस के वेक्टर्स का नंबर बता देगी, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। रेक्टेंगुलर के केस में अब हमने एग्जैक्टली चीजें जनरलाइज, क्योंकि प्रूफ किया ना आपके सामने। अब इससे बड़ा प्रूफ आप क्या लोगे? आप खुद ही बोल रहे हो कि पिछले क्वेश्चन में कि सर देखिए नल स्पेस में दो वेक्टर्स आ रहे हैं यानी कि डायमेंशन दो होनी चाहिए। आप लोगों ने खुद ही कमेंट में बोला सर नलिटी दो होनी चाहिए थी, है ना। तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि नलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन लास्ट क्लास में हम लोग अच्छे से समझेंगे, प्रूफ करेंगे कि इसकी डेफिनेशन रेक्टेंगुलर के केस में क्या होती है। कभी भी ए एक्स इक्वल टू जीरो के केस में ए अगर रेक्टेंगुलर है तो उसमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सिंपल सा लॉजिक मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कभी भी अपने ए को रो एचलॉन में कन्वर्ट कर दिया, रो एचलॉन में जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो तो रैंक बता देंगे, नलिटी निकालने के लिए उसको नंबर ऑफ कॉलम्स में से सबट्रैक्ट कर लेना। उसका एक रीजन भी आप लॉजिकली भी अगर सोचोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप खुद से बताओ, यहाँ पे कितने कॉलम्स आपको दिख रहे हैं? 4 कॉलम दिख रहे हैं ना, 3x4 4 कॉलम है। तो 4 कॉलम अगर है मतलब यहाँ पर 4 होगा, है ना। 3x4 ही तो लिखोगे। और अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 4 वेरिएबल आपको लाने पड़ेंगे। तो अगर आपको 4 वेरिएबल यहाँ पे लेके आने हैं तो आपको इसी में से तो देख के बताना पड़ेगा ना कि कितने फ्री वेरिएबल्स होंगे और कितने नहीं होंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यहाँ पर जो 4x1 आपका आ रहा है ना, इस वजह से ही हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स में से इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। रैंक को नंबर ऑफ कॉलम्स में से सबट्रैक्ट करा तो हमको ये पता चल गया कि अच्छा दो वेरिएबल इसमें फ्री आने ही आने, उसमें कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, ऑल इन ऑल सारी बातें ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए, ये रहा आपके सामने। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। और क्वेश्चन ऑफ फील भी आपको होना चाहिए, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद रैंक आर, देन द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू जीरो। बताओ भाई आंसर फटाफट। नहीं, होमोजीनियस इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं ऋतिक। अगर आप होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना तो आप इक्वेशन के सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हो। जो नल स्पेस कैलकुलेट किया जाता है ना वो किसी वेक्टर, वो किसी मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। वहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो। बेसिकली वहां पे आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ए एक्स इक्वल टू जीरो बन रहा है। यहाँ पर कोई भी जनरल मैट्रिक्स है उसमें एक्स आप जनरेट कर रहे हो अपनी तरफ से। बेसिकली यहाँ पर मैट्रिक्स को आप सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। आइडिया सबको बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए था। स्क्वायर मैट्रिक्स था तो बेसिकली नलिटी का मतलब ही हो गया कि इसमें इसका नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी आप एन को बोल लो माइनस जो भी इसकी रैंक है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन नलिटी का और होना चाहिए। हाँ चलो, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइए सभी लोग। पूछ रहा है, एक मैट्रिक्स दिया, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स? चलो कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। क्या करना है आपको? डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस पूछा जा रहा है, यानी कि इसकी नलिटी ही तो कैलकुलेट कर देनी है। नलिटी आप इसकी कैलकुलेट करो, रो एचलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। चलो रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 -1 0 को मैंने ऐसा लिख लिया, -1 0 -1 को ऐसा लिख लिया, 0 1 1 को हम लोगों ने ऐसा लिख लिया। ठीक है, ओके। ये हो गया आपका 1 -1 0, इनको जोड़ दो आप, 0 -1 -1 0 1 1, ये आपका हो गया ए। स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो आपने आगे क्या किया, कैलकुलेशन करी, ए मिला आप सभी लोगों को, ये मिल जाएगा 1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0। ठीक है, नलिटी बताइए इसकी कितनी मिल रही है? 1। जितनी इसकी नलिटी होगी वही डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होगा, उतने ही वेक्टर आपको नल स्पेस में दिखेंगे। चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हो इसको। करेक्ट हो रहे क्वेश्चंस?
बहुत ही बढ़िया, चलो ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस फिर कल ट्राई करेंगे, ठीक है। और कल देखो काफ़ी सारे मिसलिनियस टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ जिससे गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक्स के मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, बट पहले ये क्वेश्चंस आप बताइए। V1 and V2 are four dimensional subspaces of a six dimensional vector space V. Then the smallest possible dimension of V1 intersection V2. बेसिकली ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, V1 यूनियन V2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2 माइनस डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2, ठीक है। V1 यूनियन V2 कितना दे रखा है, देखो V1 और V2 तो 4 दे रखा है, और बोल रखा है इनको कंबाइन कर देंगे तो हमको 6 मिल जा रहा है। तो दिस इज 6, दिस इज 4 प्लस 4 माइनस डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2 आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 2, ओके। ठीक है, परफेक्ट। कल कौन कौन से टॉपिक, काफ़ी सारे क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, उनको मैं स्लाइड्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, कल उनको आके हम लोग डिस्कस भी करेंगे। चलो मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा। कल कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं देख लीजिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उतने पॉपुलर तो नहीं है बट यार आजकल पॉपुलर हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि डायगोनलाइजेशन, इस पर क्वेश्चन काफ़ी सारे ब्रांचेज में पूछा गया, डायगोनलाइजेशन में पूछा जा रहा है मतलब। सेकेंडली LU डिकम्पोजिशन, ठीक है भाई, सिलेबस में मेंशन है कि नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी के सिलेबस में मेंशन नहीं था एक दो लोगों के, बट वो पूछ लिया, ठीक है। और मान लो अगर कोई LU डिकम्पोजिशन पढ़ के भी गया था तो उसने यहाँ पर भी रशियन नाम यूज़ किया, ये मेथड बोल रहा है कि इससे सॉल्व करके बताइए। तो ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तीसरा कुछ मिसलिनियस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको बता दूंगा, ठीक है, जैसे कि ट्रेस की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ उनको मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ भी कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद परसों वाली जो क्लास होगी उसमें गेट 2023 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लीनियर अलजेब्रा के, मेरे ख्याल से 14 या 15 क्वेश्चंस थे, तो 14-15 क्वेश्चंस परसों वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। 30th को हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, मॉड्यूल 2 में क्या आने वाला है, कितने लोग आओगे नहीं आओगे, शायद शुरू करना है नहीं करना है। 30 तारीख को एक सभा बैठेगी, पंचायत होगी, और उसमें जो पंचों का निर्णय होगा उसके हिसाब से फिर हम लोग मॉड्यूल 2 की चर्चा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगले 3 दिन का मैंने रोड मैप आप लोगों को बता दिया। मीनवाइल जितने भी लोग सेशंस अटेंड कर रहे हो अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करो, जल्दी से निपटाओ, लीनियर अलजेब्रा के सारे PYQs कंप्लीट करो, और जिन लोगों ने लीनियर अलजेब्रा के PYQs कंप्लीट कर लिए वो लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, जो भी टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ज्वाइन कर रखी होगी, ओके। बाकी यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे, समझ गए, सारे के मतलब सारे, और 30th तक ये चलेगा। 30 के बाद आपका प्राइस हाइक भी होगा, और फिर ये ऑफर भी आएगा, कभी बाद में नहीं आएगा वो नहीं पता, बट अभी आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, आज से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका स्टार्ट हो चुका है, एंड उसके साथ साथ आप सभी लोगों का सिग्नल सिस्टम भी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला था मेरा और कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, मैं डेट आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि अनअकैडमी प्लस पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, मैं एग्जैक्ट डेट भी आपको बता देता हूँ कि कब से कब वो चलने वाले हैं, ओके। और अच्छी बात ये कि ये सारी चीज़ें आपके, ये प्लस की ये सारी क्लासेस आपकी प्लस की ये सारी क्लासेस आपकी होने वाली हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो 19 जून डेट नोट कर लो आप सभी लोग, सिग्नल्स आपका आ जाएगा, ठीक है। 19 जून को सिग्नल्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। 21 सितंबर को कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और बीच में और भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेट्स मैं आपको बताता हूँ। तो ये 2 डेट्स आपके सामने एज ऑफ नाउ हैं, ये 2 सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं ऑफलाइन के साथ, ये क्लब होके आपके चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। बाकी आपको मैंने बताया ना, अनलिमिटेड एक्सेस करो, रियल टाइम सारी चीज़ें पढ़ो,
डिजिटल नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, इंटरव्यू वगैरह के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। आज की जो हम लोग क्लास करने वाले मैथमेटिक्स की क्लास के जस्ट बाद आप लोग देखना 20 क्वेश्चन आप सभी लोगों को मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आराम से बैठ के आप उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी डाउट सॉल्विंग तो यार रहता है, हर क्लास के बाद मैं कम से कम 15 से 20 मिनट आप सभी लोगों को मिलता हूँ और आपके सारे डाउट्स में लेके जाता हूँ। आपको डाउट कोई भी आता है आप पूछिए, आज के जितने भी लोग क्लास में आने वाले सारे डाउट्स के साथ रेडी होकर आप सभी लोग आइए, ठीक है। हाँ 21 सितंबर, ये 21 सितंबर ये आपका डेट है, ठीक है ना, परफेक्ट। बाकी 25% ऑफ में यार आपको देखो सारे इलेक्ट्रिकल ईसी की बेस्ट टीम आपको इंडिया की मिल जाती है, मोस्ट एक्सपीरियंस टीम, और वो कंटेंट जो आपको समझ में आता है जिससे आपकी रैंक आएगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट जिससे कि आपके सवाल लगेंगे, ठीक है। और जैसा मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ ना कि डिसाइड हमेशा इस बात का करिए टाइम आपके पास कितना अवेलेबल है, बेस्ट टाइम में बेस्ट टीचर से पढ़ के टॉप रैंक लाने की कोशिश करो। टाइम इंपॉर्टेंट है, थर्ड ईयर के साथ फोड़ सकते हो तो फोड़ो, फाइनल ईयर के साथ फोड़ सकते हो, वेट मत करो कि अगले साल एक दूसरा मौका मिले, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, उसी में पूरा का पूरा एफर्ट आपको लगा देना चाहिए। कोड यार देखो आप लोगों को पता ही है, प्लस पे अगर आपको आना है ये कोड लगा के चले आओ, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, पूरी गाइडेंस पूरा सपोर्ट आपको मेरी तरफ से हमेशा रहता है, एज ऑलवेज हमेशा रहेगा आपके लिए। बाकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यार गेट की PYQ की बुक भी आपको मिल रही है, प्रिंटेड नोट्स भी मिल रहे हैं, फ्री मंथ्स भी आपको मिल रहे हैं, 24 पे 4, 12 पे 3 महीने एक्स्ट्रा आप सभी लोगों को मिल रहे हैं आइकॉनिक में। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे ये आइकॉनिक ऑफर भी अभी आपका चल रहा है, इसमें आप लगभग 43% के आसपास सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप गेट प्लस ESC दोनों टारगेट करो तो मेरे ख्याल से 18 मंथ्स वाला आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। ज़्यादातर बच्चों ने मेरे पास जो अभी तक इंक्वायरी आई है 18 मंथ्स वालों बच्चों ने 18 मंथ्स का ही ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन लिया गेट ESC दोनों कवर अप करने के लिए, ठीक है। बाकी अच्छा PYQ भाई 10-15 साल के मत लगा के जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं एक सेशन लेके आपको बताऊंगा 1992 का क्वेश्चन एज इट इज 2023 में पूछा गया भाई, तो ये गड़बड़ मत करना कि 10 साल 15 साल के PYQ लगा के आप देने जा रहे हो, कोई उसका फायदा नहीं। PYQ मिनिमम टू मिनिमम 25 साल से लेके 30 साल का आप जरूर लगाने की कोशिश करिए। IIT के प्रोफेसर्स ने जो क्वेश्चंस बनाए ना भाई, वो क्वेश्चन ना मैं बना सकता हूँ, ना आप बना सकते हैं, ना कोई दुनिया की टेस्ट सीरीज बना सकती है, वो बेस्ट चीज़ होती है एनालिसिस करने के लिए, समझ गए। तो चाहे आप कोई भी रिसोर्सेज रेफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 35 मिनिमम 25 ईयर के सारे क्वेश्चन खंगाल के जाओ, उसको घोट के पी जाओ 25 साल के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना आप सभी लोग। और ऑफलाइन सेंटर्स भाई साहब आप लोगों के ओपन हो चुके हैं, पहला सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट भी होने वाला है, टीम आप लोग देख ही रहे हो, इसी इलेक्ट्रिकल की बेस्ट टीम आपके पास प्रेजेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ है यार सिर्फ 60,000 रुपये में सालाना, एक साल तक आप 60,000 रुपये में तैयारी कर सकते हो। मैं वहीं पे रहूंगा, बैठा रहूंगा आपके साथ ही चेयर टेबल पे बैठ के, वहीं पे डाउट डिस्कस करते हैं, सब कुछ करते हैं। और अच्छी बात ये कि अगर आप ऑफलाइन का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना, तो आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन तो खुद ही मिल जा रहा है यार ऑटोमेटिकली, समझ रहे हो। तो मतलब ये तो अगर आप देखोगे तो 30,000 के आसपास आपको पड़ रहा है ये ऑफलाइन वाला, ऑफलाइन में आप जाके बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो, जो लोग भी ऑफलाइन आके तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ ऑफलाइन में, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, और बाकी मैं वहाँ पे रहूँगा, तो आप डाउट किसी भी सब्जेक्ट का पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तो आप मान के चलो कि रेगुलरली वहाँ पे आप लोगों को मिलूंगा, ठीक है ना, परफेक्ट। ये QR कोड स्कैन कर लेना यार। बैचेस में सिग्नल सिस्टम यार स्टार्ट हो चुका है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बस 2 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ 9:15 बजे आप सभी लोगों से मिलने के लिए, आप लोग भी आई थिंक होगे 2024-25 की तैयारी करने के लिए। कोड यार आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, दिस इज़ नॉट ए कोड, दिस इज़ इमोशन। ये कोड लगाओ, आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे, मज़ा आ जाएगा। मेरी टीम को भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और मुझे भी बहुत मज़ा आता है आप सभी लोगों को गाइड करने के लिए। मतलब 25 साल से ऊपर लगाना भाई, ठीक है। मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब तैयारी करता था, मैं आपको सही बताऊँ ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई किताब नहीं खरीदी तैयारी के दौरान, मेरे पास कोई किताब नहीं थी तैयारी के दौरान, सिर्फ मैंने नोट्स पढ़े थे और PYQs को मैं बार बार लगाता था, एनालाइज करता था क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो जो बंदा PYQ में डूब गया, PYQ के एनालिसिस जिसने करनी स्टार्ट कर दी बिना सोल्यूशन देखे, वो यार अच्छा ही करेगा एग्जाम में, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि PYQ मिनिमम 25 ईयर्स, अदरवाइज उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। 10-12 साल का लगा के जाओगे कोई मतलब नहीं। बाकी यार कोई लोन अप्रूव करवाना चाहता है तो आप करवा सकते हो। अच्छा आप मुझसे बताओगे कैसे कि आप अनअकैडमी प्लस पे आ चुके हो, आपके लिए ना एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा, बाय द वे नहीं दे रखा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आप मेरा नाम लिखिए, पूरा नाम लिखने के बाद, ठीक है, उसमें IES और अलग से ऐड कर देना, तो आप एक टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपको मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है। बताइए मुझे कि आप आ चुके हो, सो दैट आपका पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम फुल फ्लेजेड में स्टार्ट किया जा सके। और आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आज की क्लास काफ़ी कंसेप्चुअल थी, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से आंसर दिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतना टिपिकल कंसेप्ट आपने ईजिली रिलेट कर लिया। अब कल की क्लास
में मिसलिनियस टॉपिक्स डिस्कस होंगे, मेरे ख्याल से आपको ज़रूर करना चाहिए। बट कल की क्लास करने के साथ साथ एक बार पूरा लीनियर अलजेब्रा रिवाइज भी कर लेना, सो दैट परसों जो हम लोग गेट 2023 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ना लीनियर अलजेब्रा के, उसको हम लोग टाइमर लगा लगा के कर पाएँ। आप लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं उसके और एस्पेक्ट आप लोगों को डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। फिर परसों हम लोग बैठ कर डिस्कस करेंगे, सभी लोग आएंगे, एक सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आगे का रोड मैप क्या रहना चाहिए, क्या अटेंडेंस का हम लोग क्राइटेरिया रखें, किस हिसाब से हम लोग एफर्ट डालें। तो वो एक बार डिस्कस करके फिर हम लोग मॉड्यूल 2 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।